अब हम आएंगे पॉलिटिकल पार्टीज पे। पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट, पार्टिसिपेशन, राज्य, ये सब चीज़ें हैं बड़ी सरल सरल। अब देखिए दोहराव क्यों होता है। राजनीतिक दल हमें भारत में भी देखना है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखना है, वहाँ भी प्रेशर ग्रुप देखना है, यहाँ भी पार्टी प्रेशर ग्रुप देखना है, और प्रेशर ग्रुप तो भी जीएस में शामिल कर दिया गया है। अब जरा देखिए, अब हम तुलनात्मक राजनीति के दूसरे पार्ट में चलेंगे, पार्टीज, राजनीतिक दल। अब आप देखते, ये भी आपको बता दें कि राजनीतिक दल का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब संदर्भ हमेशा याद रखिए, क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के आधुनिक उपागम में, मॉडर्न अप्रोच में बात मान ली गई कि तुलनात्मक राजनीति का सरोकार केवल राज्य सरकार के साथ नहीं है। आधुनिक उपागम ने माना कि भाई राज्य सरकार का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, इसलिए जब तक हम उन संस्थाओं को नहीं समझेंगे जो राज्य सरकार की दिशा निर्धारित करती हैं, तब तक हम पॉलिटिक्स का सही अध्ययन नहीं कर पाएंगे। तो बिना दबाव समूह दल को समझे मामला बनेगा ही नहीं। और जब दल की बात आती है, पॉलिटिकल पार्टी कंपेयर करें, तो उसमें डुवर्जन है, मिशल्स है, बड़े सारे विद्वान हैं, हम विद्वानों का नाम बता देंगे, लेकिन कंपैरिजन के ग्राफ आपको बना दें, कैसे कंपैरिजन आप करते हैं, कैसे आप कंपैरिजन करते हैं, उसी के बारे में फिर आपको फैक्ट बता देंगे। अब मान लीजिए हमें राजनीतिक दल की तुलना करनी हो, हमें राजनीतिक दलों को पढ़ना हो, तो हम कैसे इनके बीच में कंपैरिजन करेंगे, और वही तमाम विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा है। बस एक आपको हम बेसिक बात याद दिला दें। अब राजनीतिक दल के बीच में अगर तुलना करनी हो, तो पहली तुलना कैसी कर सकते हैं, विचारधारा के आधार पे। विचारधारा कैसा है, वामपंथ, लेफ्टिस्ट, वामपंथ, दक्षिणपंथ, मध्यम मार्गी, राइटिस्ट, लेफ्टिस्ट, और जो मिडिल पाथ के लोग हैं, ये है। अगर हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को देखना चाहते हैं, तो पॉलिटिकल पार्टी को समझने का पहला तरीका ये है, वैचारिक रूप में, विचारधारा के आधार पे। फिर दूसरा तरीका कैसा है, दूसरा तरीका है संरचना के आधार पे। अब संरचना के आधार पे अलग अलग लोगों ने समझने का प्रयास किया पॉलिटिकल पार्टीज को। तो संरचना के आधार पे कैसा है कि जैसे कॉकस, ब्रांच, शेल और मिलिशिया। मिलिशिया, फिर उसको हम दूसरा संख्या के आधार पे समझ लें। संख्या के आधार पर कैसे समझ सकते हैं भाई, यही तो कंपैरिजन है कि हम पॉलिटिकल पार्टी की से बात कर रहे हैं, बड़ा सिंपल से, और उसी के बाद विद्वानों ने क्या कहा है, बस उसके बाद को घूम फिरा के सब वही बात कहते हैं, बस एक आध बात इधर उधर। कॉन्सेप्ट तो एक ही होता है, संख्या के आधार पे कैसे हम दल को बांट सकते हैं, एक दलीय प्रभुत्व, दूसरा द्विदलीय, बहुदलीय, बहुदलीय, एक दलीय। ये संख्या के आधार पे हम पॉलिटिकल पार्टीज को बांट सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को विभाजित करने के लिए हमारे पास कंपैरिजन करने के कई तरीके हैं। विचारधारा के आधार पे कर दें, स्ट्रक्चर के आधार पे कर दें। यदि हमने फिर कहा कि हो सकता है कि अलग अलग विचारधारा के स्ट्रक्चर का नाम कुछ अलग बता दें, इतना फर्क होगा, और संख्या के बारे में अलग अलग विचारकों की अलग अलग राय हो जाए, पॉलिटिकल पार्टी का कंपैरिजन अगर करना है, तो इतनी बातें अपने आप में पर्याप्त हैं। अब देखेंगे वामपंथ का मतलब क्या है। देखिए विचारधारा के आधार पे, विचारधारा के आधार पे जब हम पार्टी को डिवीजन करते हैं, तो कहा जाता है कि वामपंथ दक्षिणपंथ शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी राजा के समय से शुरू हुआ। और फ्रांसीसी राजा के समय से, यद्यपि बात लिखने की नहीं है, हम लिखते हैं आधुनिक बातें, बताने का मामला है कि फ्रांसीसी राजा राजा हुआ करता था, तो उसके दाहिने जो लोग बैठते थे परंपराओं की बात करते थे, प्रथाओं की बात करते थे, जो दाहिने बैठते थे वो परंपरा प्रथा की बात करते थे,
और जो बाएं बैठते थे वो समानता की बात करते थे, सुधारों की बात करते थे, समानता, स्वतंत्रता, सुधारों की बात करते थे। तो ये इसका मतलब है जो थोड़ा प्रगतिशील हो, जो सुधारों की बात हो, समानता की बात करे वामपंथी, जो परंपराओं प्रथाओं की बात करे वो दक्षिणपंथी। तो राजा के जो बाएं तरफ बैठने वाले लोग थे वो सुधारों की बात करते थे, स्वतंत्रता की बात, समानता की बात। राजा के जो दाहिने तरफ बैठते थे वो परंपरा की बात, प्रथा की बात किया करते थे। इसी बात से मामला गया दक्षिणपंथी वामपंथी। अब याद रखिए ये शब्द अपने आप में तुलनात्मक है। अब जो फ्रांस के राजा ने जिस शब्द का प्रयोग किया वो आज वही एकदम हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम वामपंथी दक्षिणपंथी की बात करते हैं तो जरा आप आज सोचिए, आज भारत के संदर्भ में सीधे व्यवहारिक रूप में समझे इस बात को हम, फिर सिद्धांतकारों का नाम बता देंगे हम। अब आज अगर देखा जाए तो बीजेपी को दक्षिणपंथी पार्टी कहा जाता है। बीजेपी परंपरा की बात करती है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करती है, प्रथा की बात करती है, दक्षिणपंथी है। और वामपंथी का फिर मतलब आप क्या समझेंगे? जो हमारे यहाँ साम्यवादी पार्टी है वो वामपंथी है, साम्यवादी पार्टी है वो वामपंथी है, हम इस तरीके से समझ लें। और कांग्रेस मध्यम मार्ग की नीति पे चली है, क्योंकि नेहरू को आप देखें, नेहरू से लेकर कांग्रेस ने बीच बीच के रास्ते को अपनाया। इस आधार पर ऐसा डिवीजन हो सकता है। अच्छा, वामपंथ में भी कोई ज्यादा वामपंथी हो सकता है, जैसे अगर माओवादी और सीपीआई एम और सीपीआई की तुलना करेंगे तो माओवादी ज्यादा वामपंथी हैं। और दक्षिण पंथ में भी कोई ज्यादा दक्षिणपंथी हो सकता है, जैसे बीजेपी। और जब दक्षिण पंथ की बात करते हैं तो सामाजिक रूप में जो सांस्कृतिक मूल्यों की बात करें वो दक्षिणपंथी है। ये जब आजकल तो जो नव दक्षिणपंथी लोग हैं, नियो राइटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जो आर्थिक रूप में उदारवाद बाजारवाद को माने वो भी नव दक्षिणपंथवादी है। सांस्कृतिक रूप में जो परंपरा प्रथा को माने और आर्थिक रूप में बाजारवाद को माने वो नव दक्षिणपंथवादी है, वो नव दक्षिणपंथवादी है। तो दक्षिणपंथ वामपंथ वाकई अपने आप में एक वैचारिक आधार है। तो सवाल ये होता है, क्या ये डिवीजन आज के उदारीकरण की दुनिया में सही है? जब हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो कई विचारकों का रेफरेंस देंगे, जैसे कि उसमें मॉरिस जॉन्स जैसे लोग हैं, रुडॉल्फ एंड रुडॉल्फ जैसे लोग हैं भारत के संदर्भ में, जो कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ, रजनी कोठारी ने भी कहा है कि हमारे यहाँ दलों के बीच विचारधारा वैसा कोई होता नहीं, दिखाने की बात जरूर है। रिकर ने इसका अध्ययन किया है, रिकर। और रिकर का अध्ययन बड़ा फेमस है, RICHER। तो रिकर ने अध्ययन किया है, रिकर ने कहा है कि भाई देखो, दल जो है शक्ति के लिए काम करते हैं, विचारधारा के लिए नहीं। और रिकर की बात इसलिए सही होती है कि अगर विचारधारा ही इतना बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता तो क्या एक दल दूसरे दल के साथ गठबंधन कर लेता? हमारे भारत में तो सही मायने में शायद ही कोई ऐसे दल हैं जिनका दूसरे के साथ कोई गठबंधन नहीं है। शायद ही ऐसा कोई दल है जिसका दूसरे के साथ गठबंधन ना हो, ऐसा दिखता ही नहीं। तो कौन सा विचारधारा? ये तो विचारधारा तो केवल जनता को दिखाने वाली चीज है। इसका मतलब है, अगर इस बात को हम इस तरीके से समझें, अगर हम थोड़ा विद्वानों की बात कर दें कि ये दल में जब विचारधारा और पावर की बात आई तो आखिर में क्या मामला होता है, अगर इसलिए पहली हेडिंग में क्या लिखा है, विचारधारा और शक्ति, तो दल के लिए क्या चाहिए, विचारधारा चाहिए या शक्ति चाहिए? तो वास्तविक रूप में अगर एडमंड बर्ग की बात देखी जाए, एडमंड बर्ग वो पहले विद्वान थे जिन्होंने पार्टी ऑफ फैक्शन में, उन्होंने कहा भाई कि गुट अलग होता है और पार्टी अलग होती है, इन दोनों में अंतर किया, भाई गुट अलग होता है, पार्टी अलग होती है। और उन्होंने पार्टी को एक ऐसा समूहों का संगठन बताया जिनके सिद्धांत समान हो और जो राष्ट्रीय हितों के लिए काम करते हो। कहा जाता है एडमंड बर्ग पॉलिटिकल पार्टीज की परिभाषा देने वाले एक पहले बड़े प्रभावकारी व्यक्ति हैं। और एडमंड बर्ग ने जो पॉलिटिकल पार्टी की परिभाषा दी है उसमें अगर परिभाषा में देखा जाए तो दिखता क्या है कि राजनीतिक दल एक ऐसा समूह है जिसमें समान विचारों के लोग होते हैं और वो राष्ट्रीय हितों की परवाह करते हैं। अब ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग परिभाषा है जो एडमंड बर्ग ने दी है। इसका मतलब है कि भाई ये बात तो ठीक लगती है, समान विचारों के लोग हैं, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या राष्ट्रीय दलों का उद्देश्य राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाना होता है? इस बात में मतभेद है।
अगर आप रिकर की बात को देखेंगे तो रिकर ने क्या कहा है? नहीं, रिकर कह रहे हैं कि नहीं भाई, दल तो केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, शक्ति प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, राष्ट्रीय हित जैसा कोई मामला तो बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब है एडमंड बर्ग की राजनीतिक दलों की परिभाषा मानकीय है, मूल्यात्मक है। मानकीय मूल्यात्मक का मतलब है कि जब हम कहें क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो फिर मानकीय मूल्यात्मक की बात आ जाती है। लेकिन जब आप अब आगे, जैसे ही आगे आप बढ़ेंगे, राजनीतिक दलों की परिभाषा में फिर मानकीय वाला एलिमेंट अब नहीं रहा। कैसे? अब चाहे शुम्पीटर को देखिए, अगर आप शुम्पीटर को देख रहे हैं, शुम्पीटर ने भी शुम्पीटर ने एडमंड की बर्ग की बात को स्वीकार नहीं किया। अच्छा, शुम्पीटर तो वैसे ही इकोनॉमिक्स वाले आदमी थे, और जो बाजार वाला आदमी होता है वो वैसे भी मूल्य और मानक को नहीं मानता। भाई, बाजार की तो एक ही फिलॉसफी है, राम नाम जपना, पराया माल अपना। यानी फायदा ज़्यादा ज़्यादा हो, हम ज़्यादा ज़्यादा अपना लाभ कमा सकें। बाजार के एथिक्स तो बस यही है, बाकी बाजार में कोई एथिक्स चलती नहीं। अब शुम्पीटर ये कह रहे हैं कि नहीं, दल का मूल उद्देश्य क्या होता है? शक्ति को अर्जित करना। तो जो बात रिकर ने कही, वही वही शुम्पीटर कर रहे हैं। और इसीलिए दल कोई विचारधारा वाला समूह बिल्कुल नहीं होता, दल कोई जैसा विचारधारा वाला समूह बिल्कुल नहीं होता। दल पावर के लिए काम करता है, विचारधारा के लिए नहीं, वैचारिक पवित्रता बनाए रखने के लिए बिल्कुल नहीं काम करता। तो अब इस बात पे बहुत स्पष्ट हो गया। इसका मतलब है अगर तुलनात्मक रूप में दल का अध्ययन किया जाए कि विचारधारा वर्सेस पावर, तो दल में मूल बात क्या आ जाती है? शक्ति, विचारधारा नहीं। तो एडमंड बर्ग ने, अब भाई राष्ट्रीय हित की बात तो विचारधारा है। इंग्लैंड के विचारक रॉबर्ट मैकेंजी ने फिर इस बात का अध्ययन किया। रॉबर्ट मैकेंजी ने किताब लिखी ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज। रॉबर्ट मैकेंजी ने जो किताब ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज लिखी 1955 में, और उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ एक बड़ा मिसकंसेप्शन ये है, जैसे कई बार पार्टी का नाम सुनने पर एक अलग फीलिंग आती है। जैसे हमारे नहीं, ऐसा लगता है कि कोई आम आदमी पार्टी, फिर कहा जाए बहुजन समाज पार्टी, तो देखने पे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसी पार्टी है जो आम लोगों की है, एकदम बहुजन की है, निचले तबके की पार्टी है, ऐसा फील होता है। खास ऐसा ही मैकेंजी ने कहा कि जब हम इंग्लैंड की बात, उन्होंने रेफरेंस दिया, उनका जब लेबर पार्टी का नाम सुनते हैं, और इंग्लैंड में दो, एक लेबर पार्टी दूसरी है कंजर्वेटिव, टोरी। तो जब कंजर्वेटिव पार्टी का नाम आता है, तो कंजर्वेटिव पार्टी को देखने से ही ऐसा लगता है कि अच्छा अच्छा, कुछ अमीरों की पार्टी, कुछ बड़े पूंजीपतियों की पार्टी। जबकि लेबर पार्टी का नाम सुनने पाता है कि आम लोगों की पार्टी, जिसमें बहुत अच्छा आंतरिक लोकतंत्र होगा, आम लोगों को बड़ा सम्मान मिलेगा। कई बार ये गलतफहमी आपको हो जाती है। मैकेंजी ने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैकेंजी ने कहा पार्टी हमेशा विशिष्ट लोगों से ही मिलकर बनती है, और हर पार्टी का काम एक ही होता है, वो पावर अर्जित करने का प्रयास करती है। और किसी भी पार्टी में ऐसा आंतरिक लोकतंत्र नहीं होता कि जहां बहुमत की बात सुनी जाती हो, जहां आम जनता की बात को प्राथमिकता दी जाती हो। इसलिए इस देश में न कोई आम पार्टी है, न कोई बहुजन है, सारी पार्टी एक ही जैसी है, सारी पार्टी एक ही जैसी है। इसलिए आप देखेंगे हमारे यहाँ ज़्यादा पार्टी का नाम भारतीय जनता दल, भारतीय जनता दल हर जगह है। जनता दल भाई जनता का ही दल है, तो फिर तो जनता की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो अब जनता का दल है या खास लोगों का दल है, रॉबर्ट मैकेंजी की बात की जाए तो नहीं नहीं भाई, ये जनता उनता की बात मत करो। सब पार्टी के संरचना एक ही जैसी होती है, कार्यप्रणाली एक जैसी हो जाती है, और आम आदमी के लिए तो पार्टी में ऐसे जगह हुआ है नहीं। और देखिए, अब एक ही बात को 5 लोग कह रहे हैं, अब सबके नाम तो लिखने जरूरी नहीं है, एक आध रेफरेंस आप दे सकते हैं, एक आध रेफरेंस आप दे दीजिए, उतना पर्याप्त है, बाकी सब नहीं। अब ये भी देखेंगे कि फिर रॉबर्ट मिशेल्स ने यही बात कही। अच्छा, रॉबर्ट मिशेल्स जर्मन थे, और उन्होंने तो बाकायदा जर्मन सोशलिस्ट पार्टी का अध्ययन कर लिया। भाई 2-3 फैक्ट आप याद रखेंगे, कोई ना कोई तो याद आ ही जाएगा, तो एक आध लिख दीजिए। सब चीज़ नहीं लिखेंगे, ओवर तथ्य का ज़्यादा प्रयोग नहीं अच्छा माना जाता। तथ्य का प्रयोग होना चाहिए, न भी होना अच्छा नहीं माना जाता।
लेकिन आप देखिए बैलेंस हमेशा मध्यम मार्ग, जो अरिस्टोटल ने बताया है। अतिवाद कहीं नहीं चलेगा, अतिवाद में घाटा हो जाता है। तो रॉबर्ट मिशेल्स ने एक बड़ा अच्छा अध्ययन किया, क्योंकि 20वीं शताब्दी के कुछ आरंभिक वर्षों में ऐसा माना जाता था कि जर्मन समाजवादी पार्टी का बड़ा प्रभाव है, और जर्मन समाजवादी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। वे समाजवादी पार्टी, समाजवाद देखने से ही नाम दिखता है, आम लोगों की पार्टी। तो जब ये आम लोगों की पार्टी है ऐसा दिखता था, तो रॉबर्ट मिशेल्स ने कहा अच्छा जरा हम देख ही लेते हैं, क्या वाकई आम लोगों की पार्टी है क्या ये। तो उन्होंने जो अध्ययन किया उन्होंने कहा ना ना ना, कोई भी पार्टी आम लोगों की बिल्कुल नहीं होती। अगर हम ये समझ रहे हैं कि पार्टी आम लोगों की है, तो शायद फिर हमारी समझ पर्याप्त नहीं है। तो वो जर्मन समाजवादी पार्टी ही क्यों ना हो, पार्टी का अपना एक संगठन होता है। तो मिशेल्स ने क्या कहा कि जहाँ भी एक समूह बनेगा, संगठन बनेगा, वहाँ केवल थोड़े से लोग ही, अल्पसंख्या में लोग ही आ पाएंगे। इसी बात को मिशेल्स कहा करते थे गुटतंत्र का लौह नियम। यानी जब भी, याद रखिए कि लौह नियम क्या है, जो अपरिवर्तनशील है, बदला नहीं जा सकता। जब भी संगठन बनेगा, संगठन में केवल कुछ लोग आएंगे, और आएंगे कौन से लोग, विशेषज्ञ आएंगे, कौन से लोग, प्रभावकारी। यानी संगठन में बहुमत के लिए कोई जगह नहीं होती, संगठन में आम लोगों के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए जहाँ संगठन बनेगा वहाँ अल्पतंत्र ही बनेगा, ओलिगेरिकी ही बनेगी। इसलिए उनका प्रसिद्ध कथन भी था कि वेर इज ऑर्गेनाइजेशन देर इज ओलिगेरिकी। तो मिशेल्स ने बात प्रूव कर दी। और अब देखिए ओटो क्रिचाइमर तो एक विचारक हैं, जिन्होंने ये कह दिया कि भाई देखो वो ज़माना चला गया कि जब एक विचारधारा की बात होती थी, और कोई पार्टी दक्षिणपंथी थी, कोई पार्टी वामपंथी थी, वो सब बातें बेकार हो गई। आज तो पार्टी का एक ही नाम है, कैच ऑल पार्टी। तो किरचाइमर ने क्या कहा है, आज के पार्टी का केवल एक ही नाम है, जिसका नाम है कैच ऑल पार्टी। कैच ऑल पार्टी का मतलब है, आज कोई भी राजनीतिक दल हो, वो हर व्यक्ति का वोट लेना चाहेगा, और हर व्यक्ति के वोट लेकर फिर वो सत्ता में आना चाहेगा। इसलिए अगर ये पूछा जाए कि और विचारधारा और शक्ति में, पार्टी में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा विचार धारा नहीं बल्कि शक्ति, पावर सीकिंग। अब उसी में रॉबर्ट मैकेंजी का नाम लिख दीजिए, मिचेल्स का नाम लिख दीजिए, आप किरचाइमर का नाम लिख दीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अब इसी बहाने आप कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि पार्टी चाहे जैसी हो, वो लगभग काम वैसे ही करती है। तो ये है विचारधारा, ये पहला डिबेट का पार्ट है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में विचारधारा की बात है या शक्ति की बात है। दूसरा, संरचना। संरचना की बात के अध्ययन करने वाले विचारक का, पहले हम आपको फैक्ट बता दें, संरचना की बात के अध्ययन करने वाले विचारक जो मुख्य हैं, वो माना जाता है डुवर्जर। मॉरिस डुवर्जर ने बाकायदा संरचना के माध्यम से पार्टीज को समझने का प्रयास किया। यद्यपि हाँ भाई, आप देखेंगे अभी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में एक कमी तो बार बार दिखती है कि भाई मार्क्सवादियों का तो कोई अध्ययन होता ही नहीं। भाई मार्क्सवादी पार्टी का भी तो अध्ययन होना चाहिए। इधर संख्या के आधार पर हम इस बात को देखेंगे, इधर डुवर्जर ने थोड़ा इस बात को प्रयास किया है, डुवर्जर ने प्रयास किया है, हम ऐसा नहीं कह सकते। तो जो डुवर्जर ने कहा, अब जो कॉकस है, ब्रांच है, शेल है, मिलिशिया है, ये डुवर्जर ने कहा कि पार्टी को संरचना के आधार पे, इन स्ट्रक्चर का मतलब है कि उसमें मेंबर कितने हैं। भाई स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर की बात, उसके मूल एलिमेंट क्या हैं, उसके मेंबर कितने हैं, पदाधिकारी कितने हैं, आम लोगों की भूमिका क्या है, इसके आधार पर उसका स्ट्रक्चर हम देखा। विचारधारा का मतलब क्या है, उसके विचार क्या है, उसके मत क्या है, ये विचारधारा है। संरचना और विचारधारा में तो फर्क है। संरचना का मतलब है कि उसमें पार्टी में कितने लोग हैं, किसकी क्या हैसियत है, पार्टी के लोगों के बीच रिलेशन क्या है, और चूंकि पार्टी पार्टी होती क्या है, सरकार और आम जनता के बीच का लिंकिंग पॉइंट। इधर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते थे कि हम पार्टी विहीन लोकतंत्र बना लेंगे। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण राय, हमारे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे। और हैरान तो ये मानेंगे कि अमेरिका के संविधान निर्माता जेफरसन और मेडिसन जैसे लोग भी आरंभिक रूप में पार्टी को देख के हिचकते थे।
उनको लगता था नहीं, नहीं मैं क्यों पार्टी देखिए पार्टी का जो नकारात्मक मतलब जैसे आपने सुना नहीं है नकारात्मक मतलब किया जाता है, अच्छा पार्टीबाजी हो रही है, तो पार्टी का मतलब आने से ही कुछ बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है। इसलिए कई लोग तो पार्टी को बड़े ही अजीब तरीके से देखते हैं कि अरे वो पार्टी मतलब समथिंग नेगेटिव, कुछ ऐसा जो नकारात्मक है, कुछ ऐसा जो नकारात्मक है। तो इसलिए वो लोग नहीं मानते, कहते पार्टी तो बेकार है। लेकिन आज के लोकतंत्र की या दुनिया में कहीं भी चले जाए शासन लोकतांत्रिक हो ना हो पार्टी वहाँ है ही है।